जी सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज गांव वालिका के अंदर योग के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा और कुछ चीज़ें जो जरूरी है वो बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि योग का प्रचार बहुत हुआ, लेकिन जो उसका वास्तविक मूल था कहीं ना कहीं खो रहे हैं। जैसे हम कई बार गांव में जाते हैं, योग के नाम से लोग डरते हैं। कैसे डरते हैं कि वही सांस ऊंचा नीचे करवाएंगे, हाथों को कहीं मरोड़ेंगे या उछल कूद करवाएंगे, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसी कारण लोग योग से डरने भी लगे। तो हमें करना है क्या? योग करवाना भी और योग प्रचार भी करने हैं। तो योग कौन सा करना है? बिल्कुल सरल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 1 घंटे आपको कहे कि 1 घंटा योग अभ्यास करके या कोई भी व्यायाम करके आप स्वस्थ रह सकते हो, तो ये तो सरेआम सबसे बड़ा झूठ होएगा कि हम 23 घंटे गड़बड़ी करते रहे और 1 घंटे में जाके ठीक हो जाए। ऐसी तो सबसे बड़ी गलती होगी। तो हमें योग को समझना है कि आप जो भी काम करते हो ना, सुबह उठने से लेकर सोने तक का, चाहे पेट साफ करने का है, चाहे खाना खाने का है, चाहे आप कोई कपड़े पहनते हो, क्या वो आपको बीमार कर रहे हैं? बीमारी एकदम नहीं आती। आज खांसी जुकाम हुआ तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। शरीर आपका है तो आपको पता क्यों नहीं? हम सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं, कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं कि मेरे शरीर में दिक्कत आई तो आई क्या, किडनी मेरी खराब होती है, क्यों खराब होती है। महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है, बहुत बन रही है, गांठें बहुत बन रही है। क्यों बन रही है? ऐसा क्या हो गया? खाना पीना भी गाँव का है। गांव में योग की आवश्यकता नहीं थी, योग कक्षा नहीं लगनी चाहिए थी। कब तक? जब तक गांव के अंदर ना तो कोई शुगर का मरीज होता, ना किसी के घुटने खराब होते, ना किसी के बीपी बढ़ता, ना किसी के सर्वाइकल होता, ना कमर दर्द होता। ये रोग गांव के अंदर आ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है। आज से 30 से 40 साल पहले रोग नहीं थे, अब कहाँ से आए? मुख्य कारण रहा हमने अपने आप को प्रकृति से दूर किया। कैसे? हर एक चीज का टाइम होता है, अगर उसको उसी टाइम पे करें ना, काम बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे बच्चों का पढ़ने का टाइम है, अगर उसी टाइम पढ़े तो ठीक है। रात को सोने का टाइम तो रात को सोना चाहिए। इसी तरह हमारे अंदर जो अंग है ना, उनका भी टाइम होता है। जैसे बड़ी आंत होती है, गांव में पशु सब रखते हो तो अच्छे से जानते होगे कि पशु 4 बजे उठ के सींग हिलाना शुरू कर देते हैं, है ना, हड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। किस लिए? क्योंकि 4 बजे गैस का दबाव बनता है बड़ी आंत में। हमारे भी और जीव जंतुओं भी, वो भी हमारे जैसे हैं, प्रकृति एक जैसे, शरीर अलग है, चीज एक ही है शरीर के अंदर। 4 बजे गैस क्यों बनती है? ताकि शरीर से गंदगी को निकाला जा सके, मलमूत्र या गोबर के रूप में जो शरीर निकालते। सारे पशुओं के अंदर सिर्फ एक इंसान को छोड़ के सारे जीव एक ही काम करते हैं, उठ के गोबर और मूत्र का त्याग करते हैं। इंसान है जो उठता ही कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। कल जो खाया वो पचा लिया शरीर ने, रस रक्त बन गए, 6 धातुएं बन गई, 7 धातु बन गए, लेकिन जो कचरा है वो तो निकालता ही है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी चलाते हो, भले पेट्रोल की चाहे डीजल की, कचरा बनता है, उसकी सफाई करवानी पड़ती है। वैसे शरीर के साथ होता है। आज जो खाया शरीर ने पचा लिया, कल सुबह सुबह शरीर से गंदगी निकलनी चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या है कब्ज भयंकर होगी सबकी। कब्ज का भी क्या सब रूप है? ये नहीं कि आपका पेट साफ होता ही नहीं, खाना खाते ही पेट साफ करना पड़ता है। थोड़ा सा कुछ खाया दिन में 5 से 6 बार या 3 से 4 बार जाना पड़ता है, ये भी कब्ज के अंदर आता है। कुछ भी खाए, क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी आंत एकदम फुल हो गई, एकदम ब्लॉक हो गई। थोड़ा सा खाते हो, थोड़ा सा धक्का लगता है, थोड़ा सा गंदगी बाहर निकलती, फिर थोड़ा सा खाते। क्यों हो रहा है ऐसा? कि सुबह पेट साफ करने का समय होता है सुबह 4 से 6 बजे का। बड़ी आंत में गैस इसीलिए बनती है, इसी टाइम बनती है, ताकि मल आसानी से शरीर से निकल पाए। लेकिन हम ये समय निकाल लेते हैं। गांव के अंदर बच्चे पहले शौच करके आते थे गांव से बाहर, आप सब जानते भी होंगे। अभी पिछले शायद 15-20 साल पहले की बात है, शौचालय गांव से बाहर होते थे, 1.5 से 2 किलोमीटर जाना होता था। और पहले जो हमारे नियम बने थे ना, जो हमारे ऋषि मुनि ने, बड़े हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने बनाए थे, हमारे स्वास्थ्य से जोड़कर बनाए थे। गांव के अंदर अगर बाहर जाओगे तो इसका मतलब आपको सूर्योदय से पहले जाना पड़ेगा, ताकि कोई देखे ना। सरल सी बात है, दिन में तो जाओगे नहीं। दिन में नहीं जाओगे तो 4 से 6 वाला नियम तो अपने आप ही हो गया। कहना ही नहीं पड़ा कि सुबह 4 से 6 उठो। अब लाइटें आ गई घर पे, दिन रात का कोई मतलब ही नहीं। जब बटन दबाओ दिन हो जाता, बटन दबाओ रात हो जाती। तो ऐसे करके हमने क्या किया, 4 से 6 का नियम बदला। अब जो जहां पर सुविधा आती है ना, वहां पर रोग आता है। शहरीकरण माने बीमारीकरण। ज्यादा बीमारी कहाँ होती है? गाँव में कि शहर में? जहाँ पर सुविधा ज्यादा, शहरीकरण सबसे ज्यादा बीमारियां होती। हमें थोड़ा थोड़ा मूर्ख बनाया गया हमारी संस्कृति से छेड़खानी कर कर। शौचालय के ऊपर चर्चा क्या करें कि पहले गांव का हर व्यक्ति शौच के लिए अलग अलग जाता था। महिलाओं का अलग होता था, पुरुष का अलग होता था, और नियम इतना सही होता था कि वो अपनी अपनी जगह जाते थे, किसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो कहते कि मल की सफाई कैसे होगी? गंदगी जाएगी तो सफाई होनी चाहिए। तो गाँव के अंदर रेवड़ होते थे, रेवड़ देखे होंगे, भेड़ बकरियां पहले होती थी, वो एक बार घुमा के लाते थे, सारी सफाई हो जाती थी रोज की। तो इसको देखा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा पीने का पानी स्वच्छ बहुत है,
माने अच्छे पानी बहुत है भारत के अंदर। अब इसी को अगर खत्म करते तो हमारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे। भारत के अंदर बाहर की कोई कंपनी आके पानी बेच रही है, हमारा पानी हमें, इससे बड़ी मूर्खता तो हो ही नहीं सकती। गंगा किनारे बिस्लेरी की बोतलें या अन्य जो भी कंपनी आती है उसका पानी पी रहे हैं, तो हम तो और भी मूर्ख हो गए। विदेश की कंपनी आ रही है, हमारे यहाँ पर हमारे प्लास्टिक, हमारा ही पानी हमें बेच दिया जा रहा है। कैसे हुआ? एक मशहूरी निकाली गई शौचालय के अंदर कि एक मक्खी होती है जो गंदगी के ऊपर बैठेगी, फिर वो आपके खाने के ऊपर आएगी, फिर आपको बीमारियां हो जाएगी बहुत सारी। सुनने भी अच्छा लगा, शायद सही बात हो, लेकिन दुनिया में आज तक ऐसी कोई मक्खी बनी ही नहीं जो 1.5-2 किलोमीटर चल के आपके घर तक पहुंचे। हमने उनकी बातें मानी, सरकार भी शायद दबाव में थी, ऐसी ऐसी मशहूरी भी बहुत सारी आई, हमें जैसा बताया गया, हम में से बहुत सारे प्रचार भी ऐसा करते होंगे कि शौचालय घर पर होना चाहिए। अब जो शौचालय शौच घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर था, अब कहाँ पर है? घर के क्या कमरे के अंदर भी आ गया, अटैच हो गए ना। अब उस मक्खी मच्छर को मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जो बेचारी भूल से अगर कभी आ भी जाती आंधी तूफान में, अब नहीं टेंशन उसको, क्योंकि घर के अंदर सीवरेज सिस्टम हो गया, मक्खी मच्छर घर के अंदर रहेंगे। अब वो रोटियों पे आसानी से पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो माने, और दूसरा जो नुकसान हुआ, पीने का पानी। शौच के अंदर एक व्यक्ति कितना पानी खराब करता है? बाथरूम जाएगा तो, मल त्याग करेगा तो कितना पानी खराब होगा? कौन सा? पीने का पानी जाने। और दूसरा, अगर गंदगी होगी तो निकालेंगे कहाँ? सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो बरसात होती है, शहर के अंदर मिट्टी कहाँ से आती? सीवरेज साफ करके मिट्टी के ढेर वही लगाए थे, गंदगी होती। और आप तो जानते ही हो कि जो सब्जियां आप खाते हो कहाँ से आती और कौन से शुद्ध पानी से तैयार होकर आती। हमसे बड़ा मूर्ख कोई जानवर ही नहीं, जो सब कुछ जानते हुए अनजान बना हुआ। जैसे सिरसा शहर की बात करते हैं, यहाँ का सारा शहर का गंदा पानी कहाँ जाएगा? केलनिया की तरफ जाता है, वही सब्जियां लगती। गांव का व्यक्ति सब्जी खरीद के लाता है शहर से, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है, अपनी कमजोरी दिखा रहा है। गांव के अंदर जमीन की कमी नहीं है, अपने घर पर 3x6 का इतनी जगह कच्ची जरूर मिलती है, और इतने के अंदर एक परिवार का एक सदस्य काम करे, थोड़ी सी मेहनत करे तो इतनी सब्जी हो जाएगी कि उसका परिवार और गाँव का अन्य परिवार पड़ोसी को भी दे सकता है। लेकिन हमें क्या दिखाया गया कि बंद घर अच्छे होते हैं, माने हवा खिड़की ना लगे। पहले क्या होता था, वेंटिलेशन ज्यादा, धूप जरूरी होती थी, छोटे बच्चे की मसाज होती थी, मालिश करते थे और धूप में सुला देते थे। आंगन में भी ऐसा होता था, कच्चा आंगन होता था, तुलसी का पौधा होता था। आजकल वो चीजें दूर हो गई तो रोग हमारे अंदर आ गई। रोग को रोकने के लिए हमारे घर परिवार में 3 आवरण होते थे। पहले तो देसी गाय होती थी हर घर में। देसी गाय से क्या परिणाम, क्या लाभ है? पशु तो और भी दूध देने वाले, देसी गाय में ऐसी क्या खास बात है? तो एक फोटो जरूर देखी होगी कि गैया के ऊपर अलग अलग देवी देवता बने हुए, उनके अंदर शंकर भगवान की फोटो उनके गले पे, वो गले पे ही। देसी गाय की इतनी खास बात है, अगर उसे जहर भी दोगे ना तो भी उसके मूत्र के अंदर, खून के अंदर, गोबर के अंदर जहर 0% होगा, दूध आपको शुद्ध देगी। लेकिन अगर अमेरिकी, रूसिया जो हाइब्रिड जो गाय आ गई, उसको जैसा दोगे वैसा का वैसा निकाल देगी। तो हमारे घर में देसी गाय होती थी। आजादी के समय का डाटा अगर देखो तो हम 33 करोड़ के लगभग थे। जब अंग्रेज गए ना तो उन्होंने देखना चाहा कि भारत के अंदर हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, कितनी नदियां छोड़ी, कितने पहाड़ छोड़े, कितने आदमी छोड़े, कितने जानवर छोड़े। तो उस समय 33 करोड़ जनसंख्या हमारी थी और 30 से 31 करोड़ गाय थी देसी। जब हम आजाद हुए, माने हर घर में एक व्यक्ति पे एक गाय होती थी, तो उससे लाभ क्या था? दूध, दही, मक्खन घर का था, कोई दिक्कत नहीं। आज के समय हम हो गए 140 करोड़, लगभग इतने तो पहुंच ही गए होंगे। और गाय पशु कितने हैं? सारे मिला के 16 करोड़ शायद है। गांव के अंदर एक नियम बना लो, अगर कर पाओ तो, जो पशुपालन करने योग्य है लेकिन पशु नहीं रख रहा, उस घर में कोई दूध लस्सी ना दो, देना ही नहीं चाहिए, वो योग्य ही नहीं है इसके। हाँ भी आप साफ सफाई रखना चाहते हो, सफाई तो पूरी होगी कि दूध लस्सी आपको ना मिले तो आप भी प्रयोग करोगे। इससे नुकसान क्या हुआ? गांव के अंदर गौशाला बननी शुरू हुई। गौशाला माने एक बाड़ा होगा, उसके अंदर पशुओं को बांध दिया जाएगा, गांव के इकट्ठा जितना खाना खिलाएंगे खा लेंगे। पहले क्या होता था, हर घर में गाय होती थी। एक जीव जब घर के अंदर रहता है उसकी सेवा होती कि 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, क्यों? हिलना डुलना शुरू कर देगी, उसका गोबर होगा, सफाई करनी पड़ेगी, आपको उसके चारे के लिए जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ काम करते हैं आपके बच्चे भी उठते हैं, उनको पशुओं के साथ जोड़ते हैं। और जो प्रकृति से जुड़ता है, अभी दिल्ली के कुछ बच्चे हैं, शायद आपको बताया कि नहीं बताया, यहाँ पर आए थे अपने सिरसा में, उनसे बातचीत हुई तो उनको टमाटर का जो पौधा होता है ना वो दिखाया। छोटे बच्चे की बात है, अपने भारत के अंदर ऐसी चीज। वो कहते ये क्या है? उनका ये तो टमाटर है। कहते हैं आपके टमाटर पौधों पे होते हैं, हमारे तो मॉल में आते हैं। हमारे तो मॉल में होते हैं।
माने हमने बच्चों को इतना दूर कर दिया, उन्हें ये नहीं पता कि पौधों में क्या क्या लगता है। शायद हम में से कुछ ये नहीं जानते गाजर कैसी होती है, मूली कैसी होती है, टमाटर कैसी होती है, भिंडी कैसी होती है। पहले ये चीजें हर घर में थी, हर घर में लगती थी, तो आनंद ये था कि खाने के साधन बहुत थे, तो पशु भी बीमार नहीं थे। अभी कल परसों केरल वाला गाँव में गए थे ना, केरल वाला गाँव में भी बात नहीं करे, कहते रोज बहुत हो गई, सब्जियां छोड़ते नहीं, सब्जियां छोड़ते इसलिए नहीं, आपने लगानी बंद कर दी। पहले काकड़िए मतेरिए इतने होते थे, उनका पेट वैसे भर जाता था। अब सबने छोड़ दिया, कोई एक तो लगाता, तो पशु भूख के कारण आता है, बिना भूख के आपके पास नहीं आता। हमसे डरता है, हर जीव इंसान से डरता है, उन्हें पता है कुछ भी कर सकता है, इसे खुद का ही नहीं पता। सांप है तो भी हमसे डरेगा, कुत्ता बिल्ली सब हमसे दूर रहना चाहते हैं। हाँ, भूख लगती है तो ही हमारे पास आते हैं। शहर के अंदर कहते हैं आवारा पशु है, आवारा तो इंसान है, उन्होंने उनकी जगह ले ली, उनको खाने को कुछ दिया नहीं। अब भूख लगी तो रेडी के पास भी जाता है, मुंह भी चलाता है, तो कोई पानी गिरा देता है, कोई डंडे मार देता है। अब भूख के कारण वो लड़ते हैं, टकरा जाते हैं। शायद आप भी पढ़ते होंगे आवारा पशुओं के कारण इतने मरे, इतने एक्सीडेंट हुआ। तो आवारा पशु कहाँ से होगा? आवारा शब्द हमारा बनाया गया है, हमने शब्द निकाल लिया अपनी कमी को छुपाने के लिए कि आवारा पशु बन गई, और उनको एक बाड़े में डाल के रख देते हैं, फिर उठा देते हैं, वो अलग व्यवस्था चलती है। तो हमें स्वस्थ कैसे रखना है? तो पहला नियम आप ध्यान रखो कि सुबह बच्चों का पेट साफ करना चाहते हो, आप चाहते हो बच्चे संस्कारी हो, आपके पैरों पे हाथ लगाए, तो आप में से कितने व्यक्ति हैं जो सुबह 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कहते हैं ना, कितने, अगर पंजाबी बैठ तो शायद गुरुद्वारे होंगे यहाँ पे, आप में से कितने हैं जो सुबह 4 से 6 गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आते हैं? क्यों भाई? बाकी मंदिर में जाते हैं, घर मंदिर बना रखा है, ये तो हमने अपनी सुविधा देख ली। सबसे अच्छा मंदिर ये था ना, इसके अंदर कोई रोग नहीं है, तो हम इस योग्य है कि हमारा घर मंदिर है। इसके अंदर तो बीमारी है, इसके अंदर सिर दर्द भी होता है, बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होती है, गोडे भी दर्द होते हैं। इसका मतलब आपने इसकी पूजा नहीं की। इसकी पूजा क्यों नहीं की? इसके अंदर गंदगी आ गई। गंदगी को ठीक करने का बहुत सरल तरीका है, सुबह 4 से 6 बजे के बीच ही पेट साफ होता है, नहीं तो पेट साफ नहीं हो सकता, चाहे मेरा है या किसी भी जीव का है, प्रकृति का नियम है। तो आप क्या करो, सुबह 5:30 उठ जाओ, पेट साफ करने की कोशिश की, नहीं बात बनी, मैंने गैस के दबाव से मल बाहर नहीं निकल पा रहे। इसका कारण क्या है? आपने पानी कम पिया होगा, तरल कम पिया, जिससे मल सूख गया पत्थर की तरह। वायु से तो निकल नहीं रहा, वायु तो निकल, लेकिन मल नहीं निकल पा रहा। कितना पानी पीना चाहिए एक व्यक्ति को? सूत्र के अनुसार पियोगे तो सीधा है कि जितना आपका वजन है उसको 10 से भाग करो, उसमें से 2 घटा दो। मेरा 70 है, 70 को 10 से भाग किया, 7 आ गया, 7 में से 2 गए 5 लीटर तरल, जैसे दूध, जूस, लस्सी सारा मिला के, अकेला पानी इतना तरल पियोगे तो शरीर का तापमान ठीक रहेगा। माने गाड़ी छोटी है तो रेडिएटर छोटा है, उसके अंदर पानी उस हिसाब से, जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती, शरीर बढ़ता रहता है, वजन बढ़ता रहता है, तो पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। आज अगर मैंने 5 लीटर तरल पी लिया तो कल सुबह मेरे को पेट साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा तो आपको पानी पीना पड़ेगा। और सुबह खाली पेट जो पानी पिया वो सीधा बड़ी आंत में जाता है और मन को धक्का देकर गंदगी घोल के शरीर से आसानी से बाहर निकाल देते हैं। अब भी नहीं बात बन रही, इसका मतलब घर के अंदर अब भी समस्या। पेट साफ होने की व्यवस्था क्या है, किस तरह होना चाहिए? हर जीव अपने जिस तरह उसकी प्रकृति है, जिस तरह उसका शरीर है, उसी के अनुसार मल त्याग करता है। कुत्ते को देखो अच्छे से झुककर करता है, गाय भैंस से पूरा वजन ज्यादा शरीर का, वो खड़े होकर उस तरह, लेकिन पीछे से थोड़ा झुकाव के साथ करती है। इंसान क्या करता है? कुर्सी पे बैठता है, जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं इसी कुर्सी पे बैठ के पेट साफ करता है। गांव के अंदर भी आगे होगी पाश्चात्य सभ्यता वाली, है ना? अब बैठने की व्यवस्था है कि पेट साफ कब होता है? हमारी नेचुरल पोजीशन है, जैसे बंदर वगैरह सब होते हैं। ओगड़ू बैठ के देखो, बैठे जाते हैं क्या? बैठिए, बैठ के देखते हैं, पता तो चले पेट साफ होता है कि नहीं होता है। ऐसे बैठो आराम से, बैठ सकते हैं? हाँ जी, हाँ। कोहनियां अपनी जंघाओं पे लगे, एडी नीचे लगी, एडी नीचे लगनी चाहिए, और अपने कोहनियां अपने थाइज पर, पट्ट कहते हैं ना, हाँ, पट्ट पे अपने कोहनियां, ये होती है वास्तविक अवस्था। इस तरह बैठना चाहिए। पहले इस तरह बैठ के खाना भी खाते हैं। गांव में पशु चारा काट के लाते थे, इसी तरह घंटों घंटों सारा दिन इसी तरह रहते थे। इसका लाभ क्या है? आपके पेट के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपकी पिंडली के अंदर है, ये तो काफ मसल है ना, इसके अंदर पेट के पॉइंट है। पेट खराब नहीं होगा, चाहे कोई भी रोग है, चाहे आपके गोला बनता हो, गैस ज्यादा बनती हो, फारा आ गया हो, या धरण डिग्गी हो, नहीं दिखेगी अगर पिंडली आपकी ठीक है। या तो उकड़ू बैठो, अब इसमें बैठने की समस्या है, कोई वैसे हुए, कोई ऐसे हुए हैं, कोई एडी उठा के बैठे हैं। छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते। अब शहर में कुछ बच्चे खेलते हैं, खेल में बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे रहता है इस तरह, बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है। इनके बेटा आपसे बैठे थे, पेट साफ कैसे करते हो? कहते उसमें टूटी होती है, उसको पकड़े रखते हैं।
ये उस बच्चे ने सच्चाई बताई। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो खराबी हमने कर ली। आज वो टूटी पकड़ के कर रहा है, कल को बाय चांस वो खुले में कहीं जाना हो तो उसे तो कोई पेट चाहिए या रस्सी चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो खड़ा ही रहेगा, बैठ ही नहीं सकता। तो कोशिश करो बच्चों को इस अवस्था में बैठाओ। अब जो कहते हैं कि बुजुर्ग हो गए या मोटे आदमी जिनके घुटने खराब हो गए, जो मरीज होता है उसी के लिए व्यवस्था होती है ना, उसके लिए पहले अपने क्या था, कुर्सी होती थी काट देते थे, स्टूल होती थी काट देते थे, वैसे बनाते थे। और अब बन गई चमचमाती हुई सीट आ गई। आई किसके लिए थी? मरीजों के लिए, या जो सारे से नहीं बैठ सकते। कौन प्रयोग करता है? सारे करते हैं। जिस जोड़ को जितना कम मोड़ोगे वो उतना खराब हो जाएगा। घुटना पूरा मुड़ गया ना, हम क्या करते हैं, ज्यादातर खड़े रहते हैं या कुर्सी के सहारे बैठते हैं, तो गोडा कितना मुड़ेगा? सिर्फ इतना। अब गोडे के जॉइंट की मूवमेंट कम होगी तो गोडे जल्दी खराब होंगे नहीं होंगे। जिस जोड़ को हम पूरा मोड़ ही नहीं रहे, ओकड़ू कभी बैठ ही नहीं रहे, तो गोडे खराब हो गए। ज्यादा से ज्यादा स्टील के लगा रहे, स्टील बॉडी बना दिया ना। परमात्मा ने जो दिया उससे अच्छा कोई नहीं है, हमेशा सबसे स्वच्छ और मजबूत यही रहेगा। इसको ठीक रखना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ओकड़ू बैठना पड़ेगा। अब तो आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, फिर कहोगे भूल गए बैठाना। ये क्या था, हम 2 से 3 मिनट बैठे, अंतर आ गया कि हम कहाँ पे। अपने आप को स्वस्थ हो के लिए जांचना है ना, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। पहला आधार तो ओकड़ू बैठो, ओकड़ू बैठ गए। अब हमारे शरीर की बनावट कैसी, जो बड़ी हाथ होती है जिससे गंदगी निकलती, वो होती है दाईं तरफ से बाईं तरफ, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाके फिर शरीर से बाहर निकलती गुदद्वार के माध्यम से। अब इसको अगर यहाँ से दबाएं तो कोई लाभ नहीं, इस साइड से दबाएं तो गंदगी आसानी से निकलेगी। तो ओकड़ू बैठकर बुजुर्ग भी हमें कहते थे, बेटा उल्टे साइड थोड़ा खब्बा पासा होता है उल्टा लेफ्ट साइड, उस तरफ थोड़ा सा दबाव दो, तो आप खुद महसूस करोगे पेट साफ और अच्छे से हो रहा है। सीधे बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा उल्टी तरफ दबाव दो ताकि बढ़िया थोड़ी सी दबाव के साथ मल को आसानी से शरीर से निकाल दे। तो इस तरह बैठ के देखना, प्रयोग करना। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि जब भी आप कोई मेहनत का काम करते हैं ना, कोई भी जोर वाला काम माने कोई वजन उठाना है, वो तभी उठा सकते हो जब आपके हिप्स टाइट होते हैं। जितने कूल्हे टाइट होंगे उतने धक्का लगा सकते हो। कोई जोर वाला काम कर सकते हो, चाहे कुत्र काटने वाले, कोई भी काम कब होगा जब आपके कूल्हे टाइट होंगे पूरा। अब इसका उल्टा करो, हमें पेट साफ करना है, एनएस पॉइंट की मांसपेशियां नरम रखनी है ताकि गंदगी आसानी से निकले। तो आपको झाड़ को दबा के रखना। जब शोर कार्य करो ना उस समय क्या करना है, ओकड़ू बैठना है, उल्टी साइड दबाव देना है, झाड़ को जोर से दबाना है। अनुभव क्या होगा, मांसपेशियां रिलैक्स होगी, गंदगी आसानी से शरीर से निकल जाएगी। कुछ अभ्यास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना करना। इससे पहले भी बात नहीं बन रही, कब्ज ज्यादा है तो एक काम रात को सोते समय करना, अपने पिंडली की मालिश करना। तेल लगाया थोड़ा सा, अपने पिंडलियों को मसाज करो। बुजुर्ग होते हैं ना 40 के बाद वात रोग बढ़ जाता है, घुटनों में दर्द, बेचैनी, घबराहट, अफारा, सारा दिन चिड़चिड़ाहट रहनी, पेट साफ न होना। क्यों? क्योंकि अब उनकी वायु बढ़ती जा रही और ये बात का समय है, सर्दियों में ज्यादा बढ़ता है। तो पहले हमारी एक व्यवस्था थी, एक तो बहुओं की ड्यूटी होती थी, सुबह उठते पैरों को दबाना। पैर कैसे दबाते थे, इधर आना, कोई भी आदमी पैर दबाने की व्यवस्था ये होती थी। यहाँ आप तो जानते होंगे बहुएं इस तरह लगती थी, बहू ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अच्छे से। आजकल क्या करती, हम भी नहीं करते। बच्चों का सबसे मुश्किल काम है आज का, अपने स्कूल के पास में उनके अंदर जाके पूछना कितने बच्चे माता पिता के पैर छूते हैं। दूसरों के छू लेंगे, पड़ोसियों को छू लेंगे, अध्यापक अध्यापिका के छू लेंगे और नंबर देंगे। या कोई नौकरी लगा तो दंडवत हो जाएंगे, मेरी नौकरी में ट्रांसफर ना हो तो पूरे लंबे लेट जाएंगे, और माता पिता के नहीं छूते। अब पैर छूने में और राम राम करने में क्या फर्क है, खड़े होके कर लो, बैठ के कर लो। शरीर के अनुसार समझो, शरीर के अंदर 70% खून गले से ऊपर रहता है और 30% गले के नीचे रहता है। जैसे पानी की टैंकी है छत पर, यही अगर 3 मंजिल पे हो, मोटर वही हो चलाएं तो मोटर को जोर ज्यादा आएगा। वही टैंकी दूसरी मंजिल पे आए तो थोड़ा कम आएगा, पहली भी आ जाए तो और कम हो जाए, जमीन भी उसके मोटर के बराबर आ जाए तो। और अगर मोटर बिल्कुल ऊपर हो, टैंकी नीचे चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा खून भेज कौन रहा है, दिल भेज रहा है। ये एक मोटर है, भेजना है कहाँ पर, 70% गले से ऊपर है, तो ज्यादा काम ऊपर भेजने का है। अब जो कोई बहू इस तरह झुकेगी प्रणाम करने के लिए, इस तरह, तो टैंकी नीचे आ गई कि नहीं आ गई, तो मोटर ऊपर होगी कि नहीं होगी। तो जो झुककर प्रणाम करेगा इस तरह, उसका तो दिल मजबूत हो जाएगा, और जिसके पैर दबेंगे उसका पेट ठीक हो जाएगा। तो एक साथ एक दूसरे को स्वस्थ रखते थे प्रणाम के माध्यम से। तो आप घर पे कोशिश करना, पैर दबाओ। आजकल बहुएं कम होगी, पहले तो 6-6, 7-7 होती थी, तो आराम से लग जाता है। और तो एक बहू होती है
वो भी बेचारी हमारी तरह आलसी होती है, रोज रोज झुकना पड़ेगा, एक काम करो गला ही दबा दो। रोज रोज की समस्या से ऐसा नहीं कर मत देना, कहीं जाके नाक में लगा दे, वही कह रहे थे। आपको क्या करना है, बच्चों के मसाज पिंडलियों की बहुत होती थी पहले, आप बुजुर्ग या अपने भी तेल लगाओ थोड़ा सा, 5 से 7 बार ऊपर, 1 बार नीचे। वेरिकोज बीमारी या नसें खराब कौन सी होती है, जो खून ऊपर जाता है, जो खून नीचे जाएगा वो तो आसानी से चला जाता है, दिक्कत किस में आती है, ऊपर चढ़ने में। तो हमारी जो नसें ऊपर जाती है, वेन्स होती है, उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जो खून को रोक लेते हैं। जैसे यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे फटा बंद कर दिया, फिर पानी ऊपर जाए, फिर बंद कर दिया। अब ये ब्लॉकेज खराब होने लगे तो यहाँ पे नाड़ियां खराब होती है, खून जमना शुरू हो गया, यहाँ पर सूजन मिलेगी महिलाओं के गिट्टों के पास नीचे, या यहाँ पर लाल लाल होने शुरू हो गई, नसें ब्लॉक होनी शुरू हो गई। तो उनको क्या करना, मालिश करो नीचे से ऊपर 5 से 7 बार, फिर 1 बार नीचे, फिर 5-7 बार ऊपर, फिर 1 बार नीचे। आप महसूस करोगे आपका पेट ठीक होना शुरू हो जाएगा इसी से, इतना सा करने से। फिर भी बात ना बने, फिर कुछ अभ्यास है जो आपको बता देंगे करने कैसे। तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच में ही पेट साफ करना है। उसके अलावा अगर नहीं हो रहा तो एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है जो सबके साथ है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। क्या है, हम थोड़े से आलसी हो गए। पहले ना कपड़ों में नाड़ा होता था, आजकल रबड़ आ गया। रबड़ और नाड़े के अंदर क्या फर्क है, चीज तो एक ही है। अब देखो, जब नाड़ा जब बंधता है ना, तो जितनी आपकी कमर है उससे 1.5 से 2 गुना होता है, रबड़ उससे छोटा होता है और 24 घंटे बंद रखता है। खून ज्यादा गले से ऊपर है, नीचे कम है, और नीचे हमने बंद लगा दिया। बंद लगा दिया माने इसके नीचे खून कम जाएगा कि नहीं जाएगा। और कब संभालते हैं, जब कपड़े बदल रहे होते हैं या नहाते हैं, इतने गहरे निशान वहां पे बने होते हैं। माने अंतरंग वस्त्र, अंडरगारमेंट जो है वो सारे भयंकर खतरनाक टाइट रबड़ से बने होते हैं। तभी से महिलाओं के पैरों में दर्द शुरू हो गया, कमर दर्द शुरू होगी, पैरों में रीढ़ें चलने शुरू होगी, सड़क चलनी शुरू होगी, यहाँ पर सूजन आनी शुरू होगी। तो क्या करोगे, रबड़ से जितने जल्दी आप मुक्त हो जाओ, आपके बच्चे मुक्त हो जाए, और बुजुर्गों को तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी करो। आप खुद महसूस करो आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी, पैर ठीक होने शुरू हो जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रबड़ को शरीर से निकाल देना। रबड़ का बहुत ज्यादा नुकसान किस तरह तक है कि सिरसा के अंदर IVF सेंटर बहुत तेजी से खुल रहे हैं। IVF माने दवाइयों से बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, इसका एक तो है कि आधुनिक तकनीक है, अच्छी बात है, दवाइयों से बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू देखो, बच्चे पैदा करें इसका मतलब हमारे युवा साथी बच्चे पैदा करने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक कारण ये रहेगा कि छोटे होते ही ना माँ आलसी होगी। पहले हमारे तो पोतड़े होते थे 10-10, 12-12, और जापे की अवस्था में एक महिला का तो काम यही था, तू पोतड़े धोने में रह सुबह से शाम तक, दूसरा काम उसका होता ही नहीं था। आजकल क्या करती है महिला, एक पॉलिथीन पहना देती है, पॉलिथीन ही कह लो, डायपर तो नाम अच्छा देने के लिए कह दिया। उसमें क्या होता है, हवा का स्पर्श नहीं होता। जहां पर गंदगी हो और हवा ना आती हो, बैक्टीरिया फंगस ज्यादा फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो क्या रहा, बच्चा 2 से 2.5 साल तक 24 घंटे पॉलिथीन पहनता है, 24 घंटे रहता है। रात को पहना के सुनाओ, हमारे महंगे गद्दे, बच्चे की जिंदगी नहीं, वो गद्दा ज्यादा कीमती है 7-8 हज़ार का, वो खराब नहीं होने देते। पहले तो 4 पता नहीं कितने गुदड़े खराब करते थे, कितने, कोई चिंता नहीं, बच्चे की कदर ज्यादा होती थी, बदलते रहते थे। उस पॉलिथीन का नुकसान क्या रहा, शरीर सारा विकसित होता है, लेकिन जिस भाग पे हवा, ये खून का दौरा का, वो कम विकसित होता है। इतना भाग बच्चों का, चाहे लड़का है चाहे लड़की, माने जनेंद्रिय अंग और गुदा द्वार उसका विकसित नहीं हो पाता। कब तक, 2 से 2.5 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, रबड़ वाले अंतरंग वस्त्र, बच्चों के कच्चे कैसे होते हैं, ऊपर रबड़ होता है, नीचे रबड़ होता है, कपड़ा तो आ गया, लेकिन समस्या फिर वही की हुई। और ये रबड़ वाले कच्चे लगभग पूरी उम्र ही पहनते। जो बच्चा बचपन से जिस अंग को दबाए बैठा है, युवा अवस्था में लड़कियों की क्या होगा, गर्भ नीचे खिसक जाएगा, बच्चा नहीं ठहरेगा, मासिक दर अनियमित होंगे, रसोली आनी शुरू हो जाएगी, पीड़ा भयंकर होगी, खून की गांठें आनी शुरू हो जाएगी, पुरुष के अंदर धातु कमजोर हो जाएगी, शुक्र का वीर्य कम रहेगा, तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। गलती कहाँ की, हमने अपनी नासमझी से। आज जो बच्चा 25 साल का, आज कोई रोग नहीं हुआ उसे, समस्या पहले से। तो कोशिश करना बच्चों को रबड़ से जितना जल्दी मुक्त कर। ये कमर दर्द अगर है तो वैसे ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो जाने अनजाने में एक भयंकर रोग हमें लिए फिर रहे बच्चों के लिए, वो खतरनाक है। तो कोशिश करना रबड़ को आज से। नाड़ा करेगा तो एक तो फाइन मोटर चलेगा, क्योंकि प्रेशर पॉइंट अपने आप दब जाएंगे, उसे दबाना पड़ेगा। तो गांठ मारनी आसान थोड़ी होती, बिना देखे नाड़ा बांध लेना बहुत अच्छी कला है। आजकल तो महिलाएं इतनी है, प्लाजो में रबड़, सलवार में रबड़, धोती है जिसको साड़ी कहते हैं वो भी रबड़ वाली आ गई, मेहनत करके राजी। कपड़ों में रबड़ को हटा देना। दूसरा, महिलाओं को वक्ष शकल होता है, सीना जो रहता है इसके ऊपर भी रबड़ आता है भयंकर। दिल कहाँ रहता है, यहाँ पर
खून ना तो आ पा रहा ना जा पा रहा, तो दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर पीछे ना मांसपेशियों का गुच्छा बन जाता है, पत्थर की सी आकृति बन गई, यहाँ से सोजन आ जाती है, उसको कह देते हैं सर्वाइकल। यहाँ से दर्द होता है, चक्कर आते, बेचैनी होती है, हाथों से सूनापन आ जाता है, कहाँ से आया, इस रबड़ के कारण। पहले क्या होता था, पहले अंगी होती थी, अंगी माने फीते से बांध, अब हाथ पीछे राम राम करके देखना, हो जाता है क्या, ये ऐसे करके ऐसे इस तरह हो जाता है, करके देखो, ये हाथ नीचे से गए ऐसे कर दो, ये होता है क्या, क्यों नहीं होता, करके देखो। अब आपको पहले फीते वाली लाओ, फीता हाथ ही नहीं जाता, फीता किसके बांधो, दिक्कत आ गई। इसका एक काम करो, सरल सा समाधान बता, हाथ में तोड़ देना, नहीं चला तो वापिस ही ना आए। क्या करो, जो फीते की लंबाई बढ़ा लो, क्योंकि घर पे माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी, सबको दिक्कत है, तो रोग से बचना है, तो सरल से उपाय, उसका कारण समझो। पौधे की अगर दिक्कत आई तो सिर्फ जड़ में औषधि दोगे, पत्ते धोने से तो काम नहीं चलेगा, फल के ऊपर दवाई लगाने से काम नहीं चलेगा, जड़ में देना पड़ेगा। सर्वाइकल बढ़ रहा है माने आपका तंत्रिका तंत्र में खून का दौरा सही नहीं, कहीं भी दर्द होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, इसलिए वहां पे दर्द होता है, सिर दर्द है, चाहे हाथ दर्द है, चाहे पेट दर्द है, चाहे कहीं भी दर्द हो, माने आपका श्वास छोटा है, तो क्या करो, इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा लो, फीते की आगे ले गांठ लगा लो, समस्या से मुक्ति। लेकिन कपड़े वाली अंगी जो माताएं बहनें हमारी पहनती, दादी दादियां पहनती, एक शरीर का जो बहुत ज्यादा है महिलाओं में जाता रहता है, शरीर का आकर्षण बढ़ाने के लिए टाइट कपड़े क्यों पहनते, ताकि शरीर वक्ष स्थल सीना थोड़ा सा टाइट रहे, लेकिन टाइट करने के चक्कर में खून का दौरा कम होता है, वो शरीर टाइट की जगह बहुत बेकार हो जाता है, जिस अंग पे खून ही नहीं जाएगा वहां खराब होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जितने ढीले कपड़े पहनोगे, नरम कपड़े पहनोगे, सूती कपड़े पहन, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ढीलापन नहीं आएगा। ज्यादातर यही कारण रहता है, बहुत देखते हैं शहर के अंदर आते क्रीम पूछते हैं, वो कंपनी वाले ब्रांड वाले कपड़े पहनते हैं, वो और ज्यादा टाइट होते हैं, उससे नुकसान ज्यादा बढ़ जाता है। ये चीजें आप अपने परिवार में लागू करोगे, आप खुद महसूस करोगे, जिसके लिए इतनी दवाइयां खाई उसके वास्तव में जरूरत ही नहीं थी कभी। रबड़ हट गया, रबड़ हटने से क्या रहेगा, अब जब पेट साफ करने के लिए आप बैठोगे ना, मान लो रबड़ वाले मेरे अब अंतरंग वस्त्र नहीं है, रबड़ वाला रहेगा तो यहाँ तक आता है, और वो टाइट होता है तो पैर ऐसे रहते हैं, और वो यहाँ से दब जाता है, पाइप में पानी चल रहा है, बीच में से दबा दो, आगे पानी जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। अब मैं बैठ तो गया, सारा काम ठीक किया, रात को मालिश भी की, सुबह पानी भी पिया, ओगड़ू भी बैठ गया, दबाव भी डाला, जाड़ भी बंद की, लेकिन बात नहीं बनी। इसका मतलब रबड़ ने क्या नुकसान किया, उस आंत को तो ऐसे दबा दिया, अब जोर लगाओगे दबी पड़ी, आगे नहीं जाएगा, इसके कारण भी पेट साफ आजकल नहीं होता। तो रबड़ को शरीर से जितना जल्दी कर सको दूर करना पड़ेगा। तो पेट साफ करने का समय क्या है, 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, नाम इसलिए दे देते ताकि आप किसी भी तरह स्वस्थ रहे, क्योंकि पहले लोग मान लेते थे, आजकल लोग कारण ढूंढते, प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर ही उठाते हैं, अपने ही उठाते हैं। हाँ, मंदिर में जाने क्या लाभ है, गुरुद्वारे में जाने का क्या लाभ है, घर पे भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, मना ही नहीं है, मन में होता है, वहां कुछ नहीं है, फोटो मूर्ति का के बैठने से कुछ नहीं, मन में अगर भाव है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। तो पहले इसको शुद्ध करें, माने शरीर से टॉक्सिन निकलने चाहिए, नाक साफ करने का, कान साफ करने का, आंख खराब ज्यादा होने के कारण आंख के अंदर गंदगी नहीं आती। सुबह पहले ना यहाँ पर बहुत सारी गंदगी जमती थी, क्यों जमती थी, आंखें बहुत ज्यादा झपकती थी, झपकने से क्या होता है, मिट्टी जो जाती है घर्षण के कारण मसाज होती है। पहले सुरमा कौन सा होता था, पीसा हुआ पत्थर वाला, या काजल फाड़ के डालते थे, तो उसके अंदर कंकर से होते थे, कंकर क्या करते हैं, मसाज करते, ऊपर कोई गंदगी कोई परत जमती उसको साफ कर देती। आजकल तो नीचे भी लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं, लेकिन वो बनता ही नहीं। सुरमा बना था आंखों के अंदर के लिए, ताकि रगड़क के साथ ठीक हो जाए। अब दिखावा दूसरे को सुंदर दिखाना है, तो जैसे सूट होंगे वैसे ऊपर से कर लेंगे, नीचे से वो दिखावे के लिए जैसा आपका रहता है। हमें शरीर को शुद्ध रखना है। बच्चों के सुरमा डालने का एक ही लाभ, कई बुजुर्ग हम देख के आए थे गाँव में, उनके चश्मा नहीं चढ़ा, शायद 80 साल से ऊपर है। उनसे पूछा आप क्या करते, कहते मैं तो जो राख या बालू मिट्टी होती है ना वो आंख में डाल लेती हूँ, फिर घर्षण नहीं होता। कहते होता है लेकिन उससे आंख साफ हो जाती है। उनको तो इतना ही पता है। ये उन्होंने देखा कि जब भी कोई पथरीली चीज कोई चली जाती है तो आंख बार बार झपकती है, झपकती माने उससे घर्षण हो रहा है, घर्षण होते कोई गंदगी ऊपर जम गई वो उतर गई और जमेगी कहाँ, यहाँ पर, ऐसे साफ हो जाएगी। अब साफ होती नहीं, क्यों, गंदगी जाती ही नहीं, मिट्टी में हम जाते ही, मिट्टी में तो वैसे ही घर पे भी नहीं आने देते। दिक्कत क्या आ गई, फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या एक साथ कोई लाइव कुछ चल रहा है उसको देखते हैं, क्या रहेगा, आंखें टिकी रहेगी। फोन चलेगा, आपकी आंखों में झपकने की क्षमता कम हो जाएगी, झपकेगी नहीं तो आंखें थक जाएगी, बेजानी हो जाएगी, आंखों में तेज खत्म, कहते हैं ना आंखों को पानी मरता जा रहा है, आंखों को पानी माने चमक खत्म होती जाए। आंख तो है लेकिन आंख में चमक नहीं। आपके बुजुर्गों में चमक ज्यादा मिलेगी, युवाओं में चमक नहीं।
कारण वो एक तक देखी जा रही है, हवा तो लगी रही है, हवा लग रही, सूखापन आता जा रहा है, जिससे चश्मा जल्दी चढ़ जाएगा। तो बच्चों को कोशिश करो फोन से पहले हम दूर हो फिर बच्चे को, ऐसे नहीं जाते फोन खुद तो चलाए जाए, बच्चों का बच्चे फोन नहीं चलाना, ऐसा नहीं, बच्चे को फोन भी जरूरी क्योंकि शिक्षा सारी उसके ऊपर होगी। लेकिन परिवार के अंदर जाना है तो 3 चीजें आधार बनाते हैं। परिवार किसको कहते हैं? 3 ही चीज होती है परिवार को बनाने वाली, संस्कार भी वहीं से आते हैं, उसके अलावा नहीं आता। पहला गुरु हम माँ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ ही पूरी दुनिया में ऐसी चीज है जो बच्चे के होने से पहले उसको शिक्षा देनी शुरू कर देती। गर्भ के अंदर आते हैं, कहानी सुनी होगी महाभारत में अभिमन्यु वाली, है ना, कि उसने चक्र को भेदना सीख लिया लेकिन बाहर नहीं आ पाया, कारण द्रौपदी सो गई थी, नींद आ गई। वो तो एक उदाहरण था सिर्फ 5000 साल पहले, कि 5000 साल पहले भी हम इतने सभ्य थे, हमें पता था कि हमें बच्चों को क्या सिखाना, वो गर्भ में सिखाया जा सकता है। सिर्फ इंसान ही ऐसा बच्चा जो बच्चे पैदा करना चाहता है, लेकिन किस तरह के बच्चे पैदा करना वैसा बना सकता है। कैसा बच्चा चाहिए? शालीन चाहिए, सभ्य चाहिए, झगड़ालू चाहिए, वैसा वैसा बच्चा होगा। अब माताएं क्या करती है, जब गर्भ धारण होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बताएं, जब भी गर्भ धारण होता है डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट करो, वो तो मौज लग जाती है, 9 महीने तो काम न काज, छुट्टी छुट्टी, नुकसान आज पता चल जाए ना, अब 9 महीने काम नहीं करेगा। गर्भ के अंदर बच्चा है, महिला जितना काम करेगी इसका गर्भ फ्लेक्सिबल होगा। हार्मोन की तरफ जाए तो एक रिलैक्सिंग हार्मोन होता है जो केवल तभी बनता है जब माँ 9 माह के अंदर काम करती है। और ये काम क्या आता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको घुमाने के अंदर वो रिलैक्सिंग हार्मोन काम आता है ताकि बच्चा आसानी से शरीर से निकल जाए। अब माँ ने 9 माह तो काम नहीं किया और डॉक्टर क्या होता है, कई बुद्धिजीवी आपको कुछ अलग अलग सी गोलियां दे देते ताकि इसका रिलैक्सिंग हार्मोन ना बनेगा, बच्चा घूमेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? आसानी से सिजेरियन जो चल रहे हैं, हर एक की सिजेरियन क्यों हो रही है? क्योंकि आप 9 महीने काम नहीं करते। आपकी दादी या सास को देखना, जब बच्चे 6-7 साल बच्चे होते थे पहले, उनके तो कभी सिजेरियन नहीं होता। हर जीव अपनी डिलीवरी खुद कर सकता, तो इंसान में क्या दिक्कत आ गई? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी सब अपना, जंगली जानवर जो है कौन उनका जापा करवाता है? कारण वो प्रकृति से अब भी जुड़े, गर्भधारण के समय भी वो आराम नहीं करते। कुत्ते बिल्ली है वो सब तो उछल कूद करते हैं। जैसे 8वां 9वां महीना है, 2 महीने होते, उसमें आपको आराम चाहिए, थोड़ा ध्यान, क्योंकि बच्चे का निर्माण पूरा हो गया तो अब उसकी सुरक्षा जरूर, काम नहीं छोड़ना, लेकिन वो काम नहीं करना जिससे दिक्कत बढ़े। तो 7 माह तक तो आप चक्की भी चला सकते हो, इतना मजबूत आपका गर्भ होता है, लेकिन हम करते ही करोगे नहीं तो बच्चा सही जन्मेगा नहीं, शरीर आपका कटेगा, आपको पीड़ा। साथ में जो बच्चा बिना दुख झेले शरीर से बाहर आ गया, अब वो बीमार ज्यादा होगा। माने 9 महीने काम किया ना, उसको दिक्कत आती है, बहुत दबता है, जितना दबेगा। 9 महीने की आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जो 9 महीने पार कर जाता है वो बनता है ना पूरा सैनिक, और बीच में छोड़ेगा या उसको ट्रेनिंग ना दी जाए, सीधा लड़ाई में भेज दिया जाए, क्या हाल होगा उसका? वही हमारे बच्चे का होता है। तो 9 माह ट्रेनिंग देनी है आपने अपने बच्चे को, या जो भी आगे आपके साथ जुड़े, तो कहते 9 महीने काम करोगे ना, वो वास्तव में सैनिक बन के ही आता है कि अब उसको बाहर वाली चीजें प्रभावित नहीं करेगी। और जन्म लेते समय सबसे बड़ी 2 गलती अब करने लग गई। आप कमरे में एकदम लाइट बंद हो, एकदम से लाइट जले तो आंखों में कैसा लगता है? या सुबह सोए हो एकदम से तेज लाइट जला दे कोई, कैसा लगता है? पसंद आता है? मन करता है? एकदम आंखें खोले, एकदम से बंद कर दे तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। बंद करो भाई, नींद आ रही है। कोई भी ज्यादातर तो आदमी उठते हैं, महिलाएं सो भी रहती है आजकल के समय। वो पुरुष उठता है बेचारा, अपना काम कर, पानी पुनी गर्म करके खुद ही पी लेता है। पहले तो करते थे, आजकल व्यवस्था बदल गई है, ठीक है। तो लाइट वो जलाई, तो आप नहीं होंगे, आप तो शायद खुद ही उठते हैं। पहले आपके बारे में नहीं कह रहा, तो ज्यादातर बता रहा तो उसमें हुआ क्या, जो अंधेरे से एकदम प्रकाश में जाता है उसका नर्वस सिस्टम एकदम डिस्टर्ब होता है, बदल जाता है। और बच्चा 9 माह तक गर्भ में रहा है अंधकार में। पहले बच्चे का जन्म होता था दिए की अंगीठी की लो में, माने कम से कम प्रकाश में बच्चे का जन्म, ताकि बच्चा एकदम बाहर आए। पहले बाहर देखें वातावरण कैसे, अंधकार में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोशनी है तो उसकी आंखें सहज होगी। अभी ऐसी कोई चीज है रोशनी नाम की जिससे काम चलेगा, तो बच्चे की आंखें खराब नहीं होगी। आंखों के साथ साथ उसका तंत्रिका तंत्र खराब नहीं होगा। आजकल क्या होता है, ये बड़ी बड़ी लाइटें, बच्चे को निकलना चाहिए, ऐसी आंखें खराब करते हो, चुंदया जाता है और उससे उसका तंत्रिका तंत्र खराब, बच्चे नासमझ भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, माने सेंसेस खत्म होनी शुरू होते। जन्म के समय इतना भयंकर हम प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या रहता है, गर्भनाल। बच्चा सांस कहाँ से लेता है? गर्भ में, नाल से। भोजन कहाँ से लेता है? नाल से। तो उसका सारा सिस्टम नाल से चल रहा होता है। अब बच्चा गर्भ से बाहर तो आ गया तो उसको सांस लेना नहीं आता, माने सांस तो अब तक तो उसी से चल रहा है। सांस कब चलेगा? नाक से, तो तब चलेगा जब नाक का प्रयोग होगा। अंदर तो फ्लूइड में भरा होता है, नाक चलती नहीं, सिर्फ नाल से लेता है। शरीर से तो बाहर आ गया लेकिन सांस लेना अब तक नाल से जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे जन्म होता है फटाक से उसकी नाल काटने की कोशिश करते हैं, तो और गलती होती है।
इससे फिर उसका तंत्रिका तंत्र बिगड़ जाता है कि सांस तो अभी तक नाल से आ रहा था, अब कहाँ से लूँ, फिर वो हड़बड़ाहट में सांस लेना, और उससे भी तंत्रिका तंत्र खराब होता है, मानसिक रूप से बच्चा भयभीत हो जाता है और पूरे जन्म वो भय से रहता है, और इस भय का लाभ कोई भी उठा सकता है उसको भ्रमित करके। इसलिए बच्चे पढ़ लिख कर भी नासमझ हो रहे हैं, माने उन्हें अपना ही नहीं पता क्या करना है। तो जब भी आपकी जानकारी में कोई जन्म, कम से कम 3-4 मिनट का समय, 5 मिनट का समय, 7 मिनट जितना दे पाओ, ताकि बच्चा सहज हो जाए। प्रकाश भी कम से कम रखो। प्रकाश किस लिए चाहिए? आपको पता है, आप काटोगे बटोगे तो ठीक है, अब सहजता से आसानी से शरीर से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए उस बच्चे की जिंदगी खराब कर दो। तो कोशिश करना प्रकाश अगर हो आपकी जानकारी में, प्रकाश कम से कम जितना आपको चाहिए, बच्चा जब हो तो उसका ध्यान रखना। दूसरा, गर्भनाल कम से कम 5-7 मिनट दो, ताकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे हर जीव भी करता है, हम भी ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो एक आधार तो ये था। तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच पेट साफ करना है। उसके बाद स्नान पे आते हैं। स्नान कैसा करना चाहिए? नहाते कैसे पानी से? गरम। कितना गरम कि चमड़ी उतर जाए। महिलाएं ज्यादा गरम से नहाती है, इतने गरम से नहाती कि हम तो उंगली भी नहीं दे सकते उसमें, और वो उससे नहाती उबलते उबलते। पीती भी तो है वो, दूध इतना गर्म पिएंगे वो चलो आपका स्वभाव है। अब गर्म और ठंडे में फर्क क्या है? नहाना ही नहाना है, नहाते गर्म से नहाते हैं। पहले आप गर्म ज्यादा से नहाते हैं। गर्म से होगा क्या? शरीर का तापमान बढ़ेगा, माने नाड़ें खुल जाएगी, पाइपें खुल गई तो खून ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा? खून ज्यादा चला मतलब आपका बीपी बढ़ गया। कब? जब तक शरीर पर गर्म पानी डलता रहा, पड़ता रहा, ऊपर चलता रहा। ठीक है, कब तक नहाओगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। हाँ, एक की बाल्टी की जगह 2 बाल्टी भले ले लो, तो गरम गरम अच्छा लगता है, सेक सेक लगता है, आराम मिल रहा है। ठीक है, 2 बाल्टी पानी डाला, उसके बाद बाहर का तापमान उस पानी से तो कम है, नसें एकदम सिकुड़ेंगे, बीपी धड़ाम से गिरेगा, ब्लॉकेज के चांसेस सबसे ज्यादा है। शरीर में दर्द होना, नाड़े रुक जाना, नसें चढ़ जाना, इसका कारण आप गर्म पानी से नहाते हैं। ठंडे से नहा के देखते हैं। ठंडे से नहाओगे माने कभी तो सुन के चढ़ रही है, नहाना तो दूर की बात है। चलो मान लेते हैं ठंडा पानी डाला, माने शरीर के तापमान से ठंडा, टंकी वाला नहीं कह रहा, कहीं जाके उसमें हाथ नहीं दिए जाते, जैसे नहा ले तो फिर सिल्ली भले बना लो। आपको पता नहीं क्या कहता है, हमारे तो धोनी जलाते हैं ना, लकड़ी लकड़ी जलाओ, उसके पास एक साथ के फिर ठीक हो गए, नहीं तो हो गए। करना क्या है? शरीर के तापमान से कम पानी, शरीर पे पानी डाला, माने नसें सिकुड़ गई, कम कम रोम छिद्र खड़े हो, खून बहुत कम जा रहा है, माने बीपी बहुत कम है। कब तक? जब तक शरीर पे पानी चलता है। लेकिन नहाए तो पानी से तो गर्मी ज्यादा है बाहर, तो शरीर में एकदम गर्मी बढ़ती है, शरीर कहता है एकदम भड़ास निकालो, तो कोई भी कचरा सारा निकल जाता है, तो आपकी ब्लॉकेज दूर हो जाएगी। अगर नाड़ियां बंद होगी ना, खुल जाएंगी अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो। ठंडे का मतलब ये नहीं कहा कि बर्फ के पानी से। हालांकि जो खिलाड़ी है उनको जो ये प्रयोग रहता है, जैसे कुछ फुटबॉल खिलाड़ी, उनको क्या करते हैं जब ट्रेनिंग होती है ना, तो ड्रम के अंदर खड़ा कर देते हैं और साथ में बर्फ की सिल्लियां डाल देते हैं। जब तक सहन कर सकता है बच्चा तब तक उसके अंदर रखते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो इसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? शरीर की रिकवरी करने की क्षमता बढ़ती है। कोई टूट फूट अंदर हुई हमें पता नहीं चला, वो ठीक हो जाती है। कोई दर्द है किसी के, वो ठीक हो जाता है, जब तक आप शरीर के तापमान से कम में रहते हो, क्योंकि उतना तो रह नहीं सकता, तो शरीर कम से कम में काम चलाता है, और जैसे सामान्य अवस्था में तो एकदम बढ़िया तेजी से काम करना शुरू कर देता है। तो गर्म ठंडा स्नान भी होता है। किसी के गोडे में दर्द है, कमर दर्द है, या गिड्डे में दर्द है, एक काम करना, आधी बाल्टी गर्म के आधे ठंडे के अलग अलग रखना, कहीं इकट्ठी मिला लो। पहले गर्म पानी डालना, फिर ठंडा डालना, फिर गर्म डालना, फिर ठंडा डालना। 10 से 15 गर्म, 10 से 15 ठंडे हो जाएंगे। उसके शुरुआत गर्म से करनी है, खत्म ठंडे से करना है। उसके बाद अपने नॉर्मल पहन लेना, आपका दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा बिना कुछ करे, कोई मसाज वगैरह अलग से नहीं। गर्म ठंडा किया तो क्या किया आपने? नस को एकदम दबा दिया, एकदम खोल दिया, फिर नस दब गई, फिर खुल गई, खून का दौरा कम हो गया, बढ़ गया। इससे कोई कचरा है, कोई नस दबी हो तो बाहर निकल जाएगी, कोई अलग से सूत्र ही नहीं। बहुत सारे गोडों में जिसके दर्द है, कमर में जिसके दर्द है, पहले तो रबड़ वाली समस्या हटाओ, फिर 2-3 दिन गर्म ठंडा करो, आप ऐसे ठीक हो जाओगे। तो इस चीज का प्रयोग करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। चाहे घुटना दर्द है, यहाँ दर्द है, किसी को बैठा लो, वो पानी डाल दे, एक बार गर्म एक बार ठंडा, पूरी नर्वस सिस्टम में रीढ़ की हड्डी पे जाएगा तो वैसे ठीक हो जाएगा। तो प्राकृतिक की चिकित्सा में और क्या होता है, उनको लेटा के अच्छे से गर्म ठंडा स्नान भी होता है, उस तरह की पट्टियां भी होती है, वो तो चलो सर्दियों में नहीं कर सकते, लेकिन गर्म ठंडा स्नान आप आसानी से करके घुटने दर्द को, कमर दर्द को ठीक कर सकते हो, लेकिन रबड़ को शरीर से दूर करने के बाद। कहीं रबड़ लगाए रखो, अब हुआ क्या, चिकित्सा एक बार तो लाभ देती है, लेकिन फिर हो जाता है, फिर इसीलिए हो जाता है क्योंकि रबड़ तो हटा ही नहीं, खून का दौरा तो कम ही, फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो सुबह 4 से 6 पेट साफ, उसके बाद स्नान करना है। जितने गर्म से नहाते हो, 2 डब्बे गर्म डालिए, उसमें उतना ठंडा डालो। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, एकदम से तो बीमार हो जाएंगे, धीरे धीरे कोशिश करोगे ना, ठंडे पे आ जाओगे और आप अपने आप को ठीक कर लोगे।
4 से 6 पेट साफ। फिर आपने स्नान किया, स्नान के बाद वस्त्र धारण किए, वस्त्र में रबड़ को दूर करना है। और रंग अब इसके ऊपर काम करता है, रंग कौन सा हो कपड़ों का, रंग बहुत गहरा प्रभाव रखते हैं। पहलवानों को देखा होगा कभी आप, किस तरह का लंगोट पहनते हैं, हनुमान जी को लंगोट चढ़ता है, किस रंग का चढ़ता है, लाल क्यों चढ़ता है, हाँ केसरी माने गहरा भड़कीला रंग होता है। क्यों चढ़ता है, काला पीला नीला हरा गुलाबी, कोई अच्छा अच्छा रंग चढ़ा देते हैं। तेज रंग क्यों चढ़ता है, माने लाल से जुड़ा हुआ रंग क्यों चढ़ता है, कारण मूलाधार चक्कर जो होता है, जो मूल में ऊर्जा होती है वो लाल रंग से उठती है। लाल रंग को थोड़ा और सहजता से समझते हैं, जो पहलवान होते हैं ना उन्हें जान ज्यादा चाहिए, तो लाल रंग का लंगोट पहनने से ये ऊर्जा ज्यादा चलती है, तो मेहनत का काम ज्यादा करते हैं। लेकिन जैसे अभ्यास हो जाता है वो लंगोट को हटा के सामान्य कपड़े पहन लेते हैं, तो वो ऊर्जा बढ़ जाती है। कैसे, प्रेशर कुकर तो घर पे होगा सबके, तो बीमारी भी, प्रेशर कुकर है माने बीमारी घर पे, वो तो चलो अलग स्तर है, लेकिन इसके हिसाब से समझते हैं। प्रेशर कुकर को जब चलाते हो सीटी बजती है ना, सीटी बज जाती है। अब ऐसा हो कि नीचे से गर्म करें और ऊपर से सीटी कर दो बंद, तो क्या होगा, बंद कर दो ऊपर से निकलने ना दो कहीं से, फट जाएगा। यही चीज हुई हमारे शरीर के साथ। कपड़े गहरे रंग के, अंतरंग वस्त्र गहरे रंग के पहन लिए, रंग ने तो ऊर्जा बनानी शुरू कर दी। वो तो अभ्यास करते थे उतनी देर पहनते थे, हमें इसकी समझ नहीं थी। और बाजार के अंदर 100% जो अंतरंग वस्त्र अंडरगारमेंट है गहरे रंग के आते, नीले काले भड़कीले लाल, इसने ऊर्जा तो उठा दी लेकिन ऊर्जा जा नहीं रही, कारण ऊपर रबड़ लग गया, ऊपर तो ऊर्जा बढ़ नहीं रही, तो नीचे ही दबाव आएगा, नीचे गुदाद्वार शरीर से बाहर आना शुरू हो गया, गर्भ नीचे खिसकना शुरू हो गया, महिलाओं पुरुष में धातु रोग हुए, श्वेत प्रदर्भ बहुत ज्यादा हो गया। वो ठीक ही नहीं होता। ठीक क्यों होगा, क्योंकि ऊर्जा ऊपर नहीं जा पा रही, नीचे रंग तो ऊर्जा उठा रहा है लेकिन ऊपर रबड़ आ गया। तो रबड़ इतना घातक है आपके शरीर के लिए। शरीर के धातु रोग का कोई उपचार नहीं है, चाहे होम्योपैथी लो, चाहे एलोपैथी लो, चाहे आयुर्वेदा लो, एक बार ठीक करती है फिर दोबारा हो जाती है, कारण आप कुछ और गड़बड़ी करो। गहरे रंग के अंतरंग वस्त्रों से दूर हो और रबड़ का प्रयोग कम से कम करो, आप वैसे ठीक होना शुरू हो जाओगे, कारण ऊर्जा शरीर में बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, जो प्रेशर थोड़ी सी जगह में था पूरे शरीर में बढ़ गया, अब शरीर से निकलेगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो रबड़ का एक घातक प्रयोग है, तो रंग का प्रयोग कोशिश करना सही रखो, गहरे रंग के अंतरंग वस्त्र नहीं पहनने। तो हमने पेट साफ कर लिया, स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए, अब हमें भूख लगी, अब खाना तो खाएंगे। खाना कैसे खाना चाहिए, खाना किसको कहते हैं, खाने का मतलब ये नहीं कि आप थाली भर के उसमें सब्जी रोटी सलाद लस्सी वो खाना होता है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन एक टुकड़ा भी, चाहे चलते फिरते को चना खा लो, चाहे भुजिया खा लो, खा लिया तो आपका पाचन तंत्र चलेगा, उसे नहीं रोक सकते। मुंह आपके नियंत्रण में, लेकिन अंदर वाले तो अपने हिसाब से काम करते ही करते हैं। चलते फिरते मैंने कोई खाना खाया, एक चना खा लिया, ठीक है, हाँ फोन में तो एक बार देख लो, कोई जरूरी है नहीं तो फिर ध्यान तो उधर ही रहेगा अपने साथ, जिनका है वो चले जाओ। हाँ जी, तो हम कहा थे खाना खाते हैं, एक टुकड़ा कोई खा लिया, पाचन तंत्र कितने घंटे चलता है, एक घंटे पचाता है उसको, इसीलिए खाना खाते नींद आती है। नींद क्यों आती है, उस खाने को पचाने के लिए खून ज्यादा चाहिए, तो खून सारा यहीं पे जाता है। ज्यादा खून कहाँ पे था, गले से ऊपर, 70% इससे ऊपर है ना, तो इससे ऊपर वाले ऑर्गन थोड़े शांत होना चाहते हैं, क्योंकि खून की कमी होगी, आंखें बंद होना चाहिए, कान सुनना पसंद नहीं करेगा, धीरे 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 नींद, कारण पचने की व्यवस्था चल रही है। तो 1 घंटे होती है बस, 1 घंटे के बाद नींद नहीं आएगी। खाना खा के 1 घंटे जाग जाओ, आपको नींद नहीं आएगी, हाँ 1 घंटे के अंदर अंदर नींद आ जाएगी आपको पक्का। तो खाना खाया, खून कहाँ गया, उसको पचाने में। तो हम कहा थे जब भी आपको थोड़ा सा खाना खाते हो, एक टुकड़ा खा लिया, पाचन तंत्र 1 घंटे चलेगा, माने शरीर में गर्मी 1 घंटे बनेगी। पचने के लिए चीज थी 5 मिनट, अब बाकी 55 मिनट क्या होगा, एसिड बनेगा, तेजाब बनेगा, बेचैनी घबराहट खट्टी डकार आनी शुरू हो जाएगी, कुछ पचने के लिए दिया नहीं। तो कोशिश करना, खाना कितनी बार खाते हो, दिन में 5-7 बार तो वैसे खा लेते कुछ ना कुछ, कम से कम जितनी बार खाओगे उतनी बार गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ते शरीर क्या करता है, अपना एसी ऑन करता है। जैसे आपको गर्मी लग जाए, आप क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ताकि ठंडक बनी रहे, ठंडी हवा है उसको ठंडक कहते हैं। शरीर एक काम करता है, शरीर के अंदर साइनस चला देते हैं, साइनस यहाँ पे होता है, यहाँ से लेके ऐसे, वैसे तो गले में भी होता है, जनेंद्रिय अंगों के पास भी, लेकिन ऊपर वाले मान लेते हैं। तो यहीं से कफ और जुकाम होता है आपको। जिस व्यक्ति के जुकाम होना शुरू हो गया, वो समझ लो शरीर बता रहा है कि आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए शरीर ने कफ बढ़ाया, ताकि ठंडी हवा शरीर के अंदर जाए और शरीर का तापमान ठंडा रहे। लेकिन हम तो समझदार जानवर है, भागेंगे डॉक्टर के पास, जुकाम हो गया गोली दो। शरीर ने जुकाम क्यों किया, गर्मी बढ़ गई थी, उसको कम करने के लिए गोली लेके आओगे। गोली क्या करेगी, गर्मी और बढ़ाएगी ताकि कफ सूख जाए, उल्टा काम हो गया।
कफ तो सूख गया। बार बार यही प्रक्रिया करते रहोगे तो श्वास नली गंदगी से एकदम ब्लॉक हो जाएगी और उससे एक रोग बन गया दमा या अस्थमा। रोग नहीं है, हमारी थोड़ी सी नासमझी या लापरवाही। तो कोशिश करना, जुकाम होना शुरू हुआ उसकी 5-7 दिन की प्रक्रिया होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। दवाई लोगे तो 10 दिन चलेगी, नहीं तो 5 दिन। बहुत ज्यादा हैवी डोज लोगे वहीं सुखा देगी, फिर आपको दमा की तरफ ले जाएगी। कभी सुट्टे लगाओगे फिर तो परमात्मा के पास जल्दी चली जाएगी। ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ा सा बचना है। तो जुकाम जब भी हो जाए समझो कहीं ना कहीं गलती हुई है। शरीर का तापमान किससे कम होगा? कफ वर्धक चीजें, दूध हो गया, लस्सी होगी, डॉक्टर जाते ही बंद कर देते हैं, खट्टी चीज मना करते हैं, या दूध या दूध से बनी हुई चीजें मना करते हैं। कारण अगर कफ वाली चीजें आप नहीं लोगे तो आपकी शरीर का तापमान कम नहीं होगा, कम नहीं होगा तो आपको गोली खानी पड़ेगी, ये उसको लाभ देता है। तो आपको क्या करना है, हम प्रयोग करते हैं, जब भी जुकाम होता है ना लस्सी दूध ज्यादा लेते हैं, वो ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक होगा। तो बच्चों को ऐसा ही रहता है, कोशिश करो जुकाम हो तो गोलियों से कम ना दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बात मान ली तो एक बार प्रयोग करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो दवाइयों से बच्चा बचा रहे। तो हम कहा थे खाना ज्यादा खाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ती कफ बढ़ेगा, कफ को हम गोलियों से सुखा लेंगे तो अब दिक्कत क्या आ गई? अब भी समस्या, गर्मी तो बढ़ रही है तो शरीर दूसरा काम क्या करेगा? रसोई घर के अंदर बर्तन होते हैं, एक पतली धातु का होता है, एक मोटी धातु का होता है। गर्म कौन सा जल्दी होगा? पतली वाला। तो परमात्मा बहुत समझदार थे, कहते अच्छे जीव हैं, कहना अच्छे से मानते हैं, इनके ऊपर पतली पतली चमड़ी चढ़ा दी। लेकिन उसे क्या पता इनका दिमाग शैतानी है, तो गोलियां खा के गर्मी बढ़ाएगा। गर्मी तो बढ़ा ली, कफ वाला सिस्टम चलने नहीं देगा। तो शरीर ने कहा कि इसके आंतरिक अंग वो खराब ना हो जाए, तो उसको समझो। आंतरिक अंग कहाँ पे होते हैं? सिर्फ इतने भाग में। यहाँ पेट होता है, पूरा पेट नहीं होता, छोटा सा पेट यहाँ होता है, यहाँ पर लीवर होता है, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, पैंक्रियाज, पीछे जाओगे किडनी होती है, माने इतने के अंदर सारा फिक्स है। तो इतने के अंदर ही दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर अंदर जो अंग वो काम करे उनको बचाना है। बचाने के लिए क्या करेगा? कफ वाला सिस्टम बंद है तो चर्बी बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ाएगा, ताकि गर्मी से अंदर बचा जा सके। तो क्या होता है? सबसे पहले मोटापा कहाँ आता है? पेट। कोई ऐसा आदमी देखा है पेट तो उसका 6 पैक बने हो, बाकी शरीर मोटा हो गया हो? नहीं मिलेगा। सारा पतला हो सकता है लेकिन पेट मोटा मिलेगा, माने शरीर की गर्मी बढ़ रही है। मोटापा कोई रोग नहीं है, सिर्फ शरीर की गर्मी है। आपने जिस दिन उतना शरीर के अनुसार चलना शुरू करते हैं, शरीर से सारा फैट खत्म हो जाएगा। अरे घुटने मूर्ख थोड़ी जो बहुत ज्यादा उठाना चाहते, ना टकने चाहते, हम थोड़ी सी गलती करते हैं। तो इसको ठीक क्या करना है? शरीर को कितनी बार खाना खिलाएं? बार बार खाने से बचो। डाइटिशियन होते हैं वो कहते हैं बार बार खाने से लाभ मिलता है, कम कम खाओगे तो अच्छे से बचेगा और पतले हो जाओगे। और डाइटिशियन गलती क्या करते हैं? हमें ज्यादा बीमार करते हैं। टुकड़ों में खाना कहाँ के लिए बना था? जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है वहां पर पाचन तंत्र कम होता है, बहुत धीमा होता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? उनका खाना टुकड़ों में बटा, लेकिन खाना तो अब भी नहीं बच रहा क्योंकि वहां पर 8 से 10 महीने बर्फ गिरती है, सूर्य देवता आते नहीं। तो क्या करते हैं? खाने के साथ अल्कोहल लेते हैं। विदेशी देश होते हैं ना जहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर बर्फ 8-8 महीने गिरती है, तो उनके अंदर एक रिवाज है, खाना खाने के साथ चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पियेंगे, ड्रिंक पियेंगे ताकि किसी तरह गर्मी बने और पच जाए। लेकिन पचता नहीं है तो उनको क्या दिक्कत है? कब्ज भयंकर होती है। जो सुंदर सुंदर दिखते हैं ना सफेद सफेद दिखने में बर्फीले क्षेत्रों में, उनके कब्ज उतनी ज्यादा होती है, पेट साफ होने में घंटों लगते हैं। तो क्या करते हैं? बैठ तो सकते नहीं, ठंड में उकड़ू बैठा थोड़ी जाएगा, बर्फ में कौन बैठेगा? तो वो उनके लिए वो पास कहते सीट आई, कुर्सी वाली सीट आई, उस पर वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आराम से बैठ सकते, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी मजबूरी थी। अब भारत के अंदर तो गर्मी रहती, शायद 5-7 दिन साल में ऐसे आते हैं जब सूर्यदेव नहीं आते, बाकी तो लगभग आते रहते, माने हमारा पाचन तंत्र ठीक है। अब अगर हम टुकड़ों में खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्म देश में गर्मी बढ़ेगी तो आप बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए रोग हमारे बढ़ गए। तो डाइटिशियन की नहीं माने। वो क्यों बताते हैं? कारण उनका जो सिलेबस है वो सारे विदेशी है, अमेरिका से बना हुआ सिलेबस है तो वही पढ़ते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से सही बताते, क्योंकि जो पढ़ा है वही तो बताएंगे, कुछ गलत थोड़ी बताएंगे। इसलिए हमें अपने आप को समझना है, अपने डॉक्टर खुद बनो। हमें कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, कौन सी रोटी खानी चाहिए, जो चीजें आपके आसपास होती है। प्रकृति बहुत समझदार है। आपको गेहूं कब चाहिए? जब गर्मी ज्यादा हो। हल्का भोजन चाहिए ना, क्योंकि गर्मी तो गर्मी बढ़ जाएगी, तो कब होती है? सर्दियों। बाजरा, मोठ, चना कब चाहिए? गर्मी। सर्दियों में खाओगे तो कब उत्पन्न होता है? गर्मियों में। माने प्रकृति समझदार है, आपको जो चीज चाहिए उससे पहले वो तैयार करना शुरू कर देती। तो प्रकृति से जुड़ जाओ, आपके आसपास जो फल सब्जियां होती है वो आपके लिए ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज होता है, होता कहाँ पे? बादाम। सेब कहाँ पे होता है?
बर्फीले स्थान पर, ठंडे क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ऊपर की तरफ जाओगे। क्यों होता है? क्योंकि पाचन तंत्र कमजोर है, रोटी वो पचा नहीं सकते। तो परमात्मा ने व्यवस्था दी, काम भी तो चलाना है, तो उनको सीधी ऊर्जा दे दी। थोड़ा सा बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट के अंदर आते हैं, खजूर, वो खा के अपना काम चला लेते हैं। या सेब खाते हैं, सुपाच्य होते हैं, पचने के लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए वो बना। अब हम कहते हैं इससे दिमाग तेज होता है, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, तो कोई एक आधा तो साइंटिस्ट होना चाहिए था जम्मू कश्मीर में। कितने साइंटिस्ट पैदा हुए जम्मू में? एक भी तो नहीं हुआ। हमें मूर्ख बना देते। ऐड कौन निकालते? विदेशी कंपनी। अब तो हमारे वाली भी इसके अंदर आ गई। मशहूरी, एक झूठ को 100 बार बोलो, सच लगना शुरू हो जाता है, इसलिए हम पकड़े जाते हैं। तो कोशिश क्या करनी है, ठंडे इलाकों के अंदर या जो चीज होती है, ये नहीं कि ना खाओ, बहुत कम से कम खाओ, जरूरत नहीं। इससे क्या रहेगा, घर के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ता है। कैसे? बच्चों को खिलाना, दिमाग तेज करना है। आप कुछ ना खाओ लेकिन बच्चों को खिलाओ, इससे बढ़िया उसे सब्जी ला के कच्ची घर पे उगा दो, वो खिलाओ, ज्यादा काम करो। इन चीजों से आपको बचना है। खाना सिर्फ 3 बार खाना है पूरे दिन। दिन में कितने घंटे होते हैं? 12, सिर्फ दिन के। ठीक है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे। सुबह खाना खाओ आप 8 बजे या 9 बजे खा लो। ठीक है, 9 बजे आपने खाना खाया, कितने दिन का? अब 12 घंटे हैं, 3 बार खाना खाने, तो तीनों में अंतर कितना आ गया? 4-4 घंटे का अंतर आ गया। सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक आप 3 बार खाना खाओगे, तीनों में अंतर हो जाएगा 4-4 घंटे का। मान लीजिए 8-9 बजे आपने खाना खाया, 9 बजे खाना खाओगे, 9 और 4 13 कर दें, 12, 1 माने 13 हो गया, तो 1 हो गया। 1 से 2 के बीच आपका दूसरा खाना हो जाएगा। 2 बजे दूसरा खाना खाया, 2 और 4 6, 6 से 7 आपका तीसरा हो गया। माने सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर आपका खाना होना चाहिए। और कितनी बार? 3 बार। कुछ व्यक्तियों का पित्त बड़ा होता है, माने उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है, कुछ एक होते हैं, तो उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, तो उनको खाने के लिए थोड़ा बार 4 या 5 बार ले सकते। अगर आप उन श्रेणी में आते हैं तो आप वैसे खाइए, लेकिन सामान्य व्यक्ति 80 से 90% नॉर्मल होते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। तो आप 3 ही बार खाना खाएं, सुबह पेट भरकर खाएं, दोपहर को पेट भरकर खाएं, शाम को थोड़ा सा हल्का खाएं, क्योंकि रात को जो खाना आप 6 बजे खा लो, 7 बजे खा लो, तो आपको नींद जल्दी आएगी कि नहीं आएगी? हमारा पहले गांव का काम सूरज के साथ चलता था। सूरज के उगने से पहले सारे काम होते थे, आटा पीसा जाता था ताजा। अब कहते हैं खाना भी अच्छा है, फिर भी बीमारी है। हम कहते हैं मैदा ना खाओ, मैदे की चीज तो नहीं आती घर पे, लेकिन मैदा अब भी कैसे आया घर पे मैदा? गेहूं कभी खा के देखिए, कच्ची सीधी कणक के दाने खाए वैसे, कभी चबा के देखिए, ऊपर का खोल जब खत्म हो जाता है ना, तो उसके अंदर रबड़ बन जाता है। अभी चबा के देख लेना, घर पे हो ना, ऐसा ही होएगा। जब तक ऊपर बुरा खोल है तब तक तो चबाई जाएगी, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो रबड़ बन जाएगा। माने जो आटा पिसा हुआ है, जितना उसको महीन करोगे, उसको पचाने वाली चीज खत्म हो जाएगी। स्टार्च जिसको हम कहते हैं, ऊपर जो भूरे रंग का कवर है, जितना महीन पीस दिया, माने पाउडर की तरह आटा कर दिया, तो मैदा बन गया। भले ही वो गेहूं से निकलता और कहीं से मैदा अलग से थोड़ी पैदा होता है। तो महिलाओं की जिम्मेवारी है कि आटा थोड़ा सा दरदरा पीसो, ताकि पचाने वाली चीज भी उसके अंदर हो, नहीं तो मैदा बचेगा नहीं। आप बाहर की चीज ना खा के हर रोटी के साथ मैदा ही खा रहे हो, इसलिए आप बीमार हो जाते हो। तो कोशिश करना आटा थोड़ा सा दरदरा हो, थोड़ा सा खाने में मजा आए। रोटी पहले मोटी होती थी, इसीलिए होती थी क्योंकि उसको चबाने में जोर आता है। अब क्या करते हैं, रबड़ की तरह बिल्कुल खाली तो खाली, नहीं तो खींची नहीं जाती, इतना बुरा हाल हो जाता है। पहले तो रात की रोटी खाई जाती थी, इसीलिए खाई जाती थी, आटा मोटा होता था, उसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं। जो फल पौधे से दूर हो गया उसके अंदर, हाँ अगर जरूरी काम है तो वो भी जरूरी। धन्यवाद सरपंच साहब का जो इतना समय दिया, आगे से कोशिश करेंगे और अच्छे से पूरा सत्र कर पाए। अगर कोई चीज समझ नहीं आती, हमारी कोशिश आपको योग करवाने की नहीं, आपको सिखा देना है, ताकि किसी पे निर्भरता ना रहे। ना समझ आए उसको चाहे 10 बार पूछो, चाहे 20 बार पूछो, चाहे 50 बार पूछो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आप सब के सब योग अध्यापक बन जाओ, योगा टीचर बन जाओ, ताकि आप अपने परिवार समाज में जिसको बचाओ तो तथ्य के साथ बताओ, ताकि आपके ऊपर उंगली ना उठे। हम खुद आगे शुरू में कहते हैं योग का नाम लेते लोग डरते हैं, कारण उनको करवाए ऐसा गया, बताइए ऐसा गया कि उनको डर लगने लग गया। अब मान लीजिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ 10-15 साल से, अब आते ही आपको कहूँ कुछ लोग कूदो दाएं बाएं हो, आप में से कुछ हो सकते जो पहली बार आए, उन्होंने किया, कहीं पे खिंचाव आ गया, कल को जाके वो क्या कहेंगे कि उन्होंने तो ऐसा करवाया, उनको सुनने वाले क्या करेंगे, यार वो तंग होगा तो मैं भी खराब हो सकता हूँ। तो भय बैठने शुरू हो गए, तो योग से लोग डरना शुरू हो गए। हमें दोबारा से अलग जलानी है, कुछ करवाना नहीं, सिर्फ समझाना और बताना है। और ये चीजें वो है जो हर एक को करवाई जा सकती है और कर भी सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो आपको अपने 23 घंटे ठीक करने, 23 घंटे में आप खाना भी खाते हो, पेट भी साफ करते हो, स्नान भी करते हो, नहाते भी हो, या सोने की व्यवस्था, सारी चीजें होती है। इनको ठीक कर लो, वो 24वां घंटा आपका मन करेगा योगा अभ्यास करने का। उसमें क्या क्या करना है वो आपको बता देंगे, जिससे पेट आसानी से साफ हो जाए, घुटने बाहर चले गए अंदर कैसे आ जाए, कमर दर्द होनी शुरू हो कैसे ठीक करोगे, वो आपको अभ्यास के माध्यम से बता देंगे। तो खाने के ऊपर है, खाना पूरा हुआ, कितनी बार खाना चाहिए, 3 बार। खाने के अंतर रहेगा 4-4 घंटे का। 3 बार खाना खाओगे, बीच में बिस्कुट, ब्रेड, भुजिया, चाय, कॉफी नहीं लोग, आपका शरीर है, मेरे काम नहीं आएगा। पियोगे तो भी मुझे पता नहीं चलेगा, नहीं पियोगे तो भी मुझे, लेकिन आप स्वस्थ रहोगे। सच्चाई ये है कि हमारे जो भी रिश्ते शरीर से जुड़े हैं, जिस दिन ये काम करना बंद करता है सच्चाई सामने आ जाती है। मैं अपने काम करने बंद कर दूं, मेरा शरीर काम ना करे, तो मेरे रिश्तेदार पहले भाग दे, वैसे नहीं आते, भाई बंधु और दूर हो जाएंगे, पति पत्नी है वो धीरे धीरे दूर, माँ है वो धीरे धीरे, माने जब तक आप ठीक चल रहे हो, सारे रिश्ते हैं शरीर के साथ, देही के रिश्ते हैं, वैसे कोई रिश्ता नहीं है। शरीर ठीक है तो सब ठीक है, ये खराब तो सब खराब। तो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी कदर कब तक होगी, जब तक आप स्वस्थ रहोगे। तो परमात्मा ने जो शरीर दे दिया, नर नारायण ने दी है हमें, तो इसकी संभाल आप करोगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे मेहनत करने से, मेरे अभ्यास करने से आपको लाभ होता हो तो मैं सारा दिन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं। आपके शरीर के लिए आपको ही करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे कल करनी पड़ेगी। जब तक दवाइयां असर करना बंद नहीं कर देती तब तक तो दवाइयां ही खाओगे। सिर दर्द होगा, सिर दर्द होगा तो सरल सा तरीका आप समझो, 1 कप गर्म पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। सांस लेना, हाँ सांस थोड़ा सा रह गया कि श्वास छोटा हो गया हमारा, सांस लेके देखो, लंबा सांस लेना, कुछ एक है उनको तो शायद ध्यान होगा जो दूसरी बार आए, लंबा सांस लो, छोड़ दो, फिर ले लो, फिर छोड़ दो, 1-2 बार और कर लो। सांस लेते समय जिसका सीना फैल रहा है वो सांस लेने का सबसे गलत तरीका है, जो लगभग सबका ही होता है। कारण क्या रहता है, लंग्स को फैलने के लिए, फेफड़े यहाँ पे उनको फैलने के लिए यही जगह चाहिए, आगे तो अंतड़ियां है, रिब्स शिकंजा से लगाया और यहाँ पे, ताकि चोट ना लगे, क्योंकि फेफड़े नाजुक है। तो आप इनसे बाहर तो निकाल ही नहीं सकते, तो सीना फैलाने के तो नुकसान ही है, क्या फायदा। तो सांस कहाँ से ज्यादा आएगा, ऊपर जा नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता, आगे आ नहीं सकता, सिर्फ एक जगह बच गई, नीचे। तो फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है, छोटी सी मांसपेशी होती है, गुबट इस तरह होता है, जैसे फेफड़े यहाँ पर अंतड़ियों के नीचे होती है वो चीज। जैसे ही अगर आप पेट से सांस ले तो पेट में सांस नहीं जाएगा तो फेफड़ों में, लेकिन ये नीचे चली जाएगी तो आपके यहाँ पर थोड़ी जगह बचेगी, तो श्वास थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो सांस लेते समय जिसका पेट बाहर आता है वो सांस लेने का सबसे सरल और सही तरीका है। माने हर सांस के साथ श्वास ज्यादा जा रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है, ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ चाहिए, गले से ऊपर। आपके मानसिक रोग माने आपको चिंता, बेचैनी, घबराहट, सिर दर्द, भारीपन, ये चीजें नहीं रहेगी, नाड़ों में दर्द नहीं होगा, कारण ऑक्सीजन पूरी जा रही है। तो सांस लेते समय पेट बाहर आना चाहिए, आता है क्या, देखो सांस लो तो पेट बाहर आ रहा है क्या, या उल्टा हो रहा है। सांस लेते समय पेट पे देखो कि बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है, सांस लेते समय अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, तो उल्टा ही चल रहा है। सांस ले रहे हैं तो पिचक रहा है, छोड़ रहे हैं तो बाहर आ रहा है। तो इसको सही कैसे करें, छोटे बच्चे को देखना, जब भी सांस लेता है ना पेट से लेता है, पेट ऊपर नीचे होता है, 2-3 साल का होता है, तब तक तो ठीक चलता है, बाद में गाड़ी खराब होनी शुरू होती है। तो क्या करना पड़ेगा, सीधे सो जाना, कमर के बल सो के सीधा, नाभि के ऊपर छोटा सा पत्थर रख लेना। महात्मा बुद्धा ने बताया था, ध्यान के लिए बताया था, माने श्वास बड़ा होगा तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। नाभि के ऊपर छोटा सा पत्थर रखना है, सांस लेते समय ऊपर उठाना है, छोड़ते समय नीचे जाना। कब, रात को सोने के लिए जाओ तब करो, छोटा सा पत्थर या पेपर वेट जो होता रखा, सांस लेते समय ऊपर छोड़ दो, रोज किया 5-7 मिनट, धीरे धीरे शरीर सीख जाएगा कि सांस लेते समय पेट बाहर आना चाहिए। और हर सांस के साथ श्वास ज्यादा जाएगा तो प्राणायाम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 24 घंटे आप प्राण का आयाम तो कर ही रहे हो। प्राणायाम तो इसे कहते हैं, प्राण का आयाम माने ग्रहण करना। अब हर सांस बड़ा हो जाएगा तो आप 24 घंटे में मन में कितनी ऑक्सीजन ज्यादा लोगे तो आपका सिर दर्द वैसे ठीक हो जाएगा। हम तो प्रयोग करते हैं, जब भी शरीर में दर्द होता है ना, कोई भी मंत्र है, आप किसी भी धर्म से जुड़े, मंत्र कोई भी, उसका लाभ क्या है, एक विधिवत तरीके से बोला जाता है। जैसे गायत्री मंत्र है, लंबा सांस लोगे, ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे बोलो, माने ले लिया लंबा और धीरे धीरे छोड़ रहे हो, धीरे धीरे छोड़ रहे हो, माने ऑक्सीजन ज्यादा समय अंदर रह रही है। हर मंत्र का सिर्फ और सिर्फ यही लाभ है कि जब भी उसका उच्चारण करते हो तो सांस रोक कर करते हो, माने धीमे धीमे सांस छोड़ते हो, तो हो गया काम। इसी अच्छे से महसूस होता है, माने अब ज्यादा ऑक्सीजन एक सांस के साथ जा रही है, तो दीपक जला के उसके पास बैठ जाओ, कुछ ना करो, ना उसको देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ
5-7 मिनट 10 मिनट जितना बैठ पाओ उसके पास बैठ जाओ। आप खुद महसूस करोगे शरीर के अंदर नई ऊर्जा बढ़ रही है, थकान नहीं आएगी, बेचैनी नहीं आएगी। और सुबह नींद नहीं खुलती ना, नींद खुलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब नींद गहरी होगी, हर श्वास ज्यादा लंबा गहरा होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे दीपक जला के 10 मिनट, और बच्चा जहाँ पढ़ाई करता है उसके पास जला के छोड़ दो, उसे पढ़ने दो, उसे कुछ नहीं करना, ना देखना, सिर्फ ध्यान रखना कि ये खिड़की खुली हो, दरवाजे, ताकि हवा आती रहे। बंद कमरे में ये प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, नहीं नुकसान होगा बहुत ज्यादा। अगर कर सकते हो तो ही करना, अन्यथा ना करना। खिड़की खुली हो ताकि हवा आती रहे, उस दीपक को मिलती रहे ऑक्सीजन। तो इसका प्रयोग करने से बच्चे को याद करने की क्षमता बढ़ गई। बुजुर्ग आदमी जो भूल जाते हैं, भूलना शुरू हो जाता है, वो याद रहना शुरू हो गया। बेचैनी, घबराहट, शरीर में दर्द दूर हो गया, और बहुत सारी चीजें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड को ठीक कर दी, क्योंकि प्राणवायु तो हर श्वास के साथ जाती है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आपके कोई संशय है, क्योंकि चीजें तो बहुत सारी है बताने को, और मैं कोशिश करती सारी चीज बता पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहता है। दूसरा कारण आपका समय कीमती है, क्योंकि आपको और बहुत सारे काम है। जितना हो सके बताया आपको, पर सोते समय एक दिशा का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस सोते समय सिर किस तरफ होना चाहिए ये बता दें। फिर आज का इतने करते हैं, फिर कोई संशय आपके हो तो आप पूछिए, नहीं तो अगली बार जब बनेगी तो फिर दोबारा करेंगे। ठीक है। तो सोते समय किस साइड सिर करना चाहिए? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किस साइड करें? हाँ, एक काम करो, मेरी भी ना मानना, 1 महीने 4 हफ्ते होते हैं, चारों तरफ सिर करके सो, अंतर महसूस हो जाएगा। कैसे होगा? हाँ, चुंबक जो होता है ना, चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तभी बात बनती है, तभी तो लाइट जलती है। पॉजिटिव तो भी बात नहीं बनती, नेगेटिव माने समान ऊर्जा एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, उनमें टकराव बना रहता है। एक कमजोर होगा, एक ताकतवर होगा, तो बात बन जाएगी, हार जीत का फैसला हो जाए। अब दोनों ही बलशाली है तो टकराएंगे। इसीलिए हमारा ये सिर होता है ना, उत्तर होता है, और पैर होते हैं दक्षिण। उत्तर को उत्तर की तरफ करोगे तो टकराव बढ़ता है, बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, भारीपन रहना, ये चीजें शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ा। अगर आपने उत्तर की तरफ सिर किया तो आपको नींद अच्छी नहीं आ सकती। अब एक काम करो, उसको किस तरफ करना चाहिए, क्या कर सकते हो? तो कोशिश करो उसको उल्टी दिशा में करो। सोने की सबसे अच्छी दिशा होती है दक्षिण दिशा, माने इसको खींचेगी माने रक्त का स्राव ज्यादा होगा, आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, रात को सीना नहीं दबेगा, भारीपन नहीं आएगा, छाती पे हाथ नहीं जाएगा। क्यों जाता है? क्योंकि सांस नहीं आ रहा, तो इस तरह दबा के चाहता है। हम भयभीत हो जाते हैं, रात को सीना दब गया, कुछ हो गया ऐसा वैसा, फिर चाकू लेके सोचता है, वो चलो अलग से उनकी भावनाएं होती, लेकिन सिर किस साइड होना चाहिए? दक्षिण। अब बात करते पूर्व मध्य में आ गया, ना लाभ ना हानि, वो न्यूट्रल हो गया। और पश्चिम तो वैसे नुकसानदायक। तो दिशा या तो पूर्व या दक्षिण। दक्षिण सबसे ऊंचे है, सबसे स्वस्थ है, लेकिन पूर्व में नुकसान भी नहीं तो फायदा भी नहीं, इस तरह रहता है। तो सिर किस साइड करोगे? दक्षिण। करके देखना, अंतर महसूस होगा। अब घर पे पहले तो 4 पाई होती थी, उसे घुमा लेते थे, अब आगे बेड, और कई तो ऐसे आगे पत्थर की बना के और सिलियां से वैसे फिक्स ही कर देते हैं। क्या करें? सिराना ही इधर है। गद्दे की खास बात, आप कहीं मर्जी सिर करके सोना तो आपने ही है। मान लीजिए गद्दे का सिर पश्चिम की तरफ है, सिर इस साइड कर लो, पैर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सोना तो आपने गद्दे टेढ़े लगा लो, सोने के लिए बेड पे जाओगे और कोई काम तो नहीं। कोशिश तो करो। 4 पाई एक ऐसी व्यवस्था है जिसपे कमर दर्द कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से भी उठी होती है, पैर भी उठे, बीच का भाग मध्य नीचे रहता है, तो वी आकृति रहती है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, माने खून का दौरा यही रहता है। जब पैरों में दर्द होते, गांठें बनते, डॉक्टर कहते पैर ऊपर करके सो, पैरों के नीचे तकिए लगाकर सो। तो 4 पाई में तो अपने आप ही होता था, ये चीजें 4 पाई में अपने आप होती थी। खून नीचे की तरफ ज्यादा आता है, सिर थोड़ा सा ऊपर रहता है, सिराना होता है ना 4 पाई का, वो थोड़ा ऊपर रहता है, तो खून नीचे ज्यादा जाएगा। पैरों में जो खून चला जाता है वापिस आने में दिक्कत होती है, जाने में दिक्कत नहीं होती। तो पैर ऊपर रहेंगे तो नीचे आसानी से आ जाएगा, पैर दर्द ठीक रहेगा, बेचैनी कभी होगी नहीं, सिर दर्द कभी होगा नहीं आपका। तो हो सके तो 4 पाई का प्रयोग करो, ना हो तो कोशिश करना नरम गद्दों से जितने दूर रहो उतना लाभदायक है। गद्दों का क्या नुकसान है? शरीर का जो भाग भारी है वो तो पिचक जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर रह जाएगा, तो कमर आपकी संतुलन में नहीं रहेगी। सीना भारी है, वहां से दसक जाओगे, कूल्हे भारी है, वहां से दसक जाओगे, कमर ऊपर नीचे हो जाएगी, और फिर दर्द होनी शुरू हो जाएगी। तो जितने नरम चीजों पे जाते हो ना उतने घातक होते हैं। जैसे कुर्सियां होती है, अगर रबड़ वाली कुर्सी पे बैठे जिसके ऊपर रबड़ के आते हैं, आजकल शीट चढ़ी होती है, उससे क्या हुआ, जैसे ये रबड़ है, ये त्वचा के लिए बहुत घातक है, इसके लिए योगाभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि पसीना एक वैक्यूम क्रिएट करता है, इसके नीचे हवा नहीं जाती। कपड़ा होगा तो पसीना सोखता है, जैसे अपने गुदड़ होते थे,
पसीना आता है तो सोख लेते हैं, धूप लेते ठीक हो जाता है। आजकल तो गद्दे आते हैं, सोखे ना सोखे रबड़ वहीं पे होते, बेडशीट भले बदल लो गद्दे तो वही रहेंगे, तो आप बीमार होना शुरू हो गए। इसके ऊपर बैठने से, ये तो प्लास्टिक की ज्यादा समय बैठ नहीं सकते, थोड़ा हिलोगे उठोगे तो संतुलन सही चलेगा, लेकिन गद्दे की हो आरामदायक अवस्था सारा दिन बैठे रहोगे तो इसके नीचे के बाद थोड़ी थोड़ी फुंसियां रैशिस होनी शुरू हो जाती है, त्वचा खराब होनी शुरू, तापमान बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसके कारण ये दिक्कत है। तो सोते समय दिशा आपकी रखना। देखिए चीजें तो और भी है बताने को, लेकिन अगली बार होगी, कोशिश करना और ज्यादा जो जुड़ सके। हमारा एक ही प्रयास, आप हमेशा स्वस्थ रहो, अपनी जानकारी आपको, आपका शरीर है किसी और का नहीं, आपके करने से ठीक होगा, तो अपने शरीर को समझो। हमें ये नहीं पता हमारा खाना पचता कैसे, पेट साफ कैसे होता है, पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। पहले पानी कैसे पीते थे, इस तरह पीने और गिलास में पीने में क्या कोई अंतर है? क्या अंतर है बताओ? प्रयोग करके देखना, जब भी आप गिलास से पानी पीते हो तो आपका पानी जीभ के ऊपर से जाता है, और जब भी आप इस तरह पीते हो तो जीभ के नीचे से जाता है। नीचे से जाएगा माने स्लाइवा ज्यादा मिलेगा, स्लाइवा बेस नेचर का होता है, आपकी एसिडिटी होगी। इसलिए जो पुराने बुजुर्ग जो ऐसे पानी पीते हैं उनके तेजाब कभी बनाई। आजकल गिलास के शौकीन हो गए, हम गिलास से पानी पीते हैं, तो गिलास का कोशिश करो, गिलास नहीं बदल सकते, या घर ही ऐसे हो गए पानी, पहले तो सूख जाता था गिरता था, तो भी तो जीभ के नीचे से पानी पियो, मुंह में पानी लिया जीभ के नीचे से खींचो, आप अंतर महसूस करोगे, एसिडिटी वैसे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इतना काफी आज, फिर आगे फिर से मिलेंगे। बोलते समय कोई ऐसा शब्द बोला हो, कोई भाव निकला जिससे किसी को दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।